वो लड़का जो डीमन स्लेयर्स एकेडमी की हर एक टेस्ट में फेल हो गया था, अब सिंक मशीन के सामने खड़ा है। ये सिंक मशीन मेजर करती है कि किसी इंसान की बॉडी डीमन कोर से कितने अच्छे से कनेक्ट हो सकती है। एनर्जी सोर्स जो ह्यूमंस अपने ट्रांसप्लांटेड आर्मर के लिए यूज करते हैं, जितनी ज्यादा आपकी सिंक रेट होगी उतनी ज्यादा डीमन पावर आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास की टॉप कैडेट सिटू ने अभी 39% स्कोर किया है, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा, और हर कोई उसे प्रोडिजी बुलाता है। लेकिन कोई भी एंग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। फिर भी जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, नंबर्स पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। 20%, 40%, फिर और ज्यादा, जब तक कि फाइनली ये 80% तक नहीं पहुंच जाता। इंस्ट्रक्टर्स फ्रीक आउट करते हैं सोचते हुए कि मशीन खराब हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटैगनिस्ट असली डील है, क्योंकि यहां कोई भी ये नहीं जानता कि यह लूजर कभी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हुआ करता था। 60 साल पहले उसने डीमंस के खिलाफ हीरोज की एक आर्मी की लीड की थी, जिन्होंने दुनिया को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने क्रिम्सन डीमन किंग से खुद लड़ाई की थी और उस फाइनल बैटल में अपनी आखिरी सांस लेते हुए मर गया था। लेकिन अच्छे से मरने की बजाय वो एक वीक बॉडी में डिकेड्स बाद फ्यूचर में जागा। अपनी कॉन्शियसनेस फेड होते हुए, महसूस करते हुए वो अचानक से एक वॉरियर की बॉडी में जागता है। जैसे ही वो चारों तरफ देखता है, उसे रियलाइज होता है कि वो किसी तरह की बूट कैंप में है, दूसरी बॉडी में ट्रैप्ड। उसे लगता है कि शायद वो ड्रीम देख रहा है। अपने हाथों को एग्जामिन करते हुए और देखते हुए कि यह ड्रीम होने के लिए बहुत ज्यादा रियल लगता है, वो अपना चेहरा टच करता है और रियलाइज करता है कि ये एक अलग चेहरा है। उसका कूल, अनबीटेबल, कैरिज्मेटिक, फिर भी हैंडसम चेहरा नहीं है, और ना ही उसकी स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है। उसका वहीं पे मेल्टडाउन हो जाता है, पूछते हुए कि वो कौन है और कहां है। अपेरेंटली वो जो दिखता है वो हीलियोस रीजन में एक बूट कैंप है। कमांडर उन्हें एड्रेस करता है, यह मेक श्योर करते हुए कि वो समझते हैं कि सोल्जर इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है। कमांडर बात करता रहता है कि कैसे वो यहां नहीं होते अगर उन सोल्जर्स की वजह से नहीं जो वॉर में मारे गए थे, और कैडेट्स पर चिल्लाता है पूछते हुए कि क्या वो ट्रूली जानते हैं कि सोल्जर होने का क्या मतलब है। वो सब कंफर्म करते हैं। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट नहीं करता। वो खुद से मरमर करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन कमांडर उसे सुन लेता है और अप्रोच करता है। वो उससे क्वेश्चन करता है, पूछते हुए कि क्या वो सिंबल नहीं समझता जो सोल्जर्स रिप्रेजेंट करते हैं। कमांडर उसका नेम पूछता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट नहीं जानता कि क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद को लेजेंडरी हीरो एंग के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकता। सरप्राइजिंगली एक रीइंकार्नेटेड बॉडी में भी उसका नेम अभी भी एंग है, और ये कमांडर को और भी ज्यादा पिस ऑफ करता है, क्योंकि वो इसे राइचियस नेम के लिए एक डिसग्रेस के तौर पर देखता है। वो उसे स्टूपिड फूल बुलाता है, जिसने अभी तक सोल्जर की सेल्फ कल्टिवेशन की फाउंडेशन अचीव नहीं की है। फिर उसका चेहरा ग्राउंड पे स्लैम कर देता है। प्रोटैगनिस्ट टोटली डिसअपॉइंटेड है कि उसकी बॉडी इतने लो लेवल के ब्लो पे भी रिएक्ट नहीं कर पाती, और अभी भी उसके जैसा ही नेम शेयर करती है। कमांडर जाते हुए उसे थ्रेटनिंग टोन में बताता है कि वो उस पर एक्स्ट्रा क्लोज अटेंशन देगा। फिर वापस पूरी क्राउड को एड्रेस करने लगता है। वो सबको इवैल्यूएशन फील्ड में मूव करने के लिए बोलता है, क्योंकि नेक्स्ट अप फिजिकल इवैल्यूएशन है। सोल्जर्स में से एक एंग को उठाने में हेल्प करता है और पूछता है कि क्या वो ओके है। वो अपना इंट्रोडक्शन लांसिनो के तौर पर देता है और नोट करता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास एक ऐसा नेम है जिस पर प्राउड फील करना चाहिए। जैसे ही वो ये बोल रहा है, एक व्हाइट हेयर्ड गर्ल सामने इंटरप्ट करती है एंग का मजाक उड़ाते हुए, लेजेंडरी हीरो के साथ सेम नेम शेयर करने के लिए। एक बात तो पक्की है कि उसे प्रोटैगनिस्ट और उसके नेम के लिए स्ट्रॉन्ग हेड बोनर मिला हुआ है। वैसे उसका नेम सिटू लियू है, और वो वॉक अवे करती है उसे चाइल्डिश बुलाते हुए, जो प्रोटैगनिस्ट को बुरी तरह से पिस ऑफ कर देता है। वो लोन से कंप्लेन करता है कि गर्ल का एटीट्यूड बहुत कॉकी है। यह सुनकर उसका फ्रेशली बना फ्रेंड ऑनेस्टली सरप्राइज्ड है कि वो उसे नहीं जानता। वो उसे आइडेंटिफाई करता है उनके बैच की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड इवैल्यूएशन सोल्जर के तौर पर, एक यंग लेडी जिसका निकनेम कोल्ड ब्लडेड डीमन है और हीलोस रीजन की सबसे एस्टीम्ड मार्शल फैमिली सिटू, नोबल फैमिली की डॉटर है। अंग को सिटू नेम बहुत फैमिलियर लगता है और वो रिकॉल करने की कोशिश करता है कि उसने ये कहां सुना है। उसका नया फ्रेंड उसे फ्लोर से उठाता है और कोई गर्ल पीछे से उनकी पिक्चर लेती है। इसे ट्रूली इंचांटिंग ब्रोमांस बुलाते हुए वो उसकी तरफ मुड़ते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो उसे इग्नोर कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि प्रोटैगनिस्ट सीरियस फेस रखने की कोशिश करता है, ये पूछने के लिए कि वो कौन है। लान पूछता है कि क्या उसने अभी उनकी पिक्चर ली है, जो ए गेस करता है कि अभी मेन पॉइंट नहीं है। वो अपना इंट्रोडक्शन सुजुयू होय के तौर पर देती है और कहती है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। अपेरेंटली उसने बॉय की इंटरेक्शन को किसी वियर्ड ब्रोमांस सीन के तौर पर देखा, जिसने किसी रीजन से उसका अटेंशन कैच किया। एंग्जी नियक को यह अनफॉर्चुनेट लगता है कि वो शार्पेस्ट टूल इन द शेड नहीं है। फिटनेस टेस्ट वेन्यू पर अंग फायर्ड अप हो जाता है, खुद को रिमाइंड करते हुए कि एक वीक बॉडी होने के बावजूद वो अल्टीमेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वो सबको स्टन करने का इरादा रखता है, मॉन्स्टर्स ग्रेड्स ऑब्टेन करके। टेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस राउंड के साथ शुरू होता है।
एंग क्विकली सेट ऑफ करता है टॉप रैंक सिक्योर करने के एम के साथ, और साथ में एक नया रिकॉर्ड भी सेट करना चाहता है। एंड में वो एक रिकॉर्ड तो तोड़ता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एंडोरेंस टेस्ट में सबसे ज्यादा टाइम लेने का अल्टीमेटली लास्ट आते हुए और सबके द्वारा हंसी का पात्र बनते हुए। दूसरा फिटनेस टेस्ट एक्सप्लोसिव आर्म स्ट्रेंथ टेस्ट है, जहां ए फिर से लास्ट आता है और अपनी रिस्ट भी स्प्रेन कर लेता है। वो तीसरे टेस्ट एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ टेस्ट में भी बुरी तरह करता है। फिर से लास्ट आते हुए लू उसका मजाक उड़ाती है। एकेडमी की हिस्ट्री में वर्स्ट रिजल्ट्स होने का लान उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, जबकि सू डिसअपॉइंटेड है कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वो दोनों की टुगेदर पिक्चर्स ले सकती है। मीनवाइल गियोटांग और ऑफिशिएटर उसकी परफॉर्मेंस पर डिस्कस करते हैं। जी कैप्टन को बताता है कि एंग के रिजल्ट्स इतने पुअर हैं कि उसे इमीडिएटली एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि सेकंड राउंड की असेसमेंट्स के लिए प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन अग्री करता है कि उसके लिए ज्यादा होप नहीं हो सकती, लेकिन उसे अभी भी सेकंड राउंड के टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट है, जो शायद उसका लास्ट चांस भी हो सकता है। वो ऑर्डर देता है कि सेकंड राउंड इमीडिएटली शुरू हो इस टेस्ट के लिए। वो एक बिल्डिंग के अंदर गैदर करते हैं और उनकी स्पेशल इक्विपमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन पर असेस किया जाता है। एंग के लिए यह शाइन करने का मौका है। उसे याद है कि पास्ट में 96% से ज्यादा एवरेज सिंक रेट रखना, भले ही वो अभी बेस्ट शेप में नहीं है। वो जानता है कि यह डिटर्मिनेशन पर निर्भर करता है और वो डाउटर्स को गलत प्रूव करने के लिए रेडी है। ग्राफ्टिंग गियर को चेकआउट करते हुए, जो 60 साल फ्यूचर से लगता है और सुपर लाइट है, वो पंप्ड महसूस करता है। लू जो मार्शल आर्ट्स फैमिली के साथ ट्रेन करती है, उसे 39% की सिंक रेट मिलती है। वहां सबसे ज्यादा ये उसे अटेंशन का सेंटर बना देता है और कोई तो उसे डेट करना चाहता है, जो कि क्योंकि वो इतनी इंप्रेसिव है, जब उसे लाउंज में अपना स्कोर पता चलता है तो वो ओवर द मून होती है। भले ही वो अपना कूल रखने की कोशिश करती है। हंग अमेज्ड है ये गर्ल को फर्स्ट ट्राई में 39% करते हुए देखकर। उसका नया फ्रेंड बात करता है कि कैसे ल्यू में एक फायरी स्ट्रेंथ हिडन लगती है और ए भी इसे फील कर सकता है। लीन फिर अचानक नोट करता है कि उसका फ्रेंड टेस्ट के बारे में वरीड नहीं लग रहा और प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि वो नहीं है। आखिरकार वो इस तरह की चीज का आदी है। फिर टेस्ट कंटिन्यू होता है। बहुत सारे न्यूबीज के लिए ये ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट यूज करने का पहला टाइम है और ये क्लियरली हर्ट करता है। डीमन कोर उन्हें हार्ड हिट करता है। शुरू से ही उनकी बॉडीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालते हुए कुछ पेन नहीं संभाल पाते और क्विट कर देते हैं। पास करने के लिए वॉरियर्स को कम से कम 10% सिंक रेटेड चाहिए। लन 24% मैनेज करता है, जो एक प्लेजेंट सरप्राइज है। सुजू को 30% मिलता है और वो भी पास कर जाती है। गियांग मेंशन करता है कि ये राउंड कुछ रियली प्रॉमिसिंग नए टैलेंट दिखाता है। उसका कॉलीग पॉइंट आउट करता है कि सुयू को इंक्लूड करते हुए 6 वॉरियर्स हैं जो उनके ग्रुप में स्टैंड आउट करते हैं। जियांग अग्री करता है कि अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्लियरली इसके लिए कट आउट नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट की बारी आती है एंड लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, गेस करते हुए कि उसकी सिंक रेट लो होगी। उसकी पहले की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से अंग श्योर है कि वो अपने वर्ड्स खाने वाले हैं। वो उन्हें दिखाने के लिए डिटरमिन्ड है और होप करता है कि वो एक ह्यूज सरप्राइज के लिए रेडी हैं। ब्रो का फेस उसके कॉन्फिडेंस के बारे में बताने के लिए काफी है। वो रेड कोर पिक करता है क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट करता है और वो जानता है कि बैटलफील्ड से 6 अलग अलग डीमन कोर्स हैं, कॉमन वंस रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। वो फिगर करता है कि हाई सिंक रेट पाना स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के बारे में, और यह है जितना ज्यादा विल पावर आपके पास होगा उतनी ज्यादा पावर आप कोर से पुल कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जब पूछा जाता है कि क्या वो रेडी है, तो वो हाँ कहता है। एक बार जब वो स्टार्ट करते हैं लाउंज में, हर कोई एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फील करता है, स्पेशली ल्यू जो सरप्राइज्ड है कि ये एंग से आ रहा है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट एक टॉप वॉरियर की पावर दिखाने के लिए डिटरमिन्ड है। अब तक लान को सस्पेक्ट होना शुरू हो गया है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रू स्ट्रेंथ हाइड कर रहा है। हर कोई अमेज्ड है जब उसकी सिंक रेट 40% हिट करती है। एंग श्योर महसूस करता है कि वो इसे 96% तक पुश कर सकता है, इसीलिए वो अपनी एफर्ट बढ़ाता है। वॉरियर्स देखते हैं जैसे उसकी रेट 60% तक क्लाइम करती है। ग्योटांग बिलीव नहीं कर पाता और वंडर करता है कि क्या इक्विपमेंट ब्रोकन है। एक गर्ल रिपोर्ट करती है कि ये अभी भी राइज कर रही है। अब 80% पर कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि एंग चीट कर रहा है या कि गियर फॉल्टी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बस ये प्रूव करना चाहता है कि वो बेस्ट है और उन्हें पावर में असली डिफरेंस दिखाना चाहता है। फिर वो एक स्ट्रेंज शिफ्ट महसूस करता है और एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है। वो कहता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। कोई पूछता है कि क्या वो जोक कर रहा है और पता चलता है कि इक्विपमेंट ग्लिच हो गई है। एंड में उसकी सिंक रेट केवल 10% है। असिस्टेंट जीटांग को एक्सप्लेन करता है कि कोर टूट गया है और प्रॉबेबली फॉल्टी है, जिसने स्ट्रेंज रीडिंग्स कॉज की। लेकिन ऑब्वियसली कमांडर श्योर नहीं है कि क्या यह सिर्फ एक मियर ग्लिच है। एंग अभी भी 10% के साथ पास कर जाता है, हालांकि दूसरे सोचते हैं कि कोर बैड है। आखिरकार हेल में कोई तरीका नहीं है कि इतनी वीक बॉडी इतनी हाई रेट अचीव कर सके। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड उसे चेक करने के लिए रश करता है, जबकि ल्यू जेलस फील करती है।
सोचती है कि कोई उसकी स्पॉटलाइट चुरा रहा है और इससे खुश नहीं है। लान प्रोटोगोनिस्ट को टेस्ट रूम से बाहर रेस्क्यू करता है, जबकि प्रोटोगोनिस्ट ग्रेटफुल महसूस कर रहा है कि वो कम से कम इस पैथेटिक स्कोर के साथ पास कर गया। सुजू मीनवाइल बाहर बिजी है, लान को अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करते हुए पिक्चर्स लेने में। बाद में जैसे एंग वापस बैठता है, वो स्ट्रेंज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में पॉन्डर करता है, जैसे किसी चीज ने इसे एक इंस्टेंट में ड्रेन कर दिया हो, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। अपने विल पावर से उसे 80% तक पहुंचने के बावजूद एक लो क्वालिटी कोर को ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। जियोटांग उन्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आता है फाइनल टेस्ट तक पहुंचने के लिए, जो डीमंस के खिलाफ एक रियल फाइट होगी। वो होप करता है कि वो सब सेफली इसके थ्रू बना लेंगे। फिर उन्हें नेक्स्ट टेस्ट साइड की तरफ हेड करने के लिए बोला जाता है। हंग सिक फील करते हुए एक बैड फीलिंग के साथ वॉक ऑफ करता है, मरने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हुए, जैसे वो लीव करता है कमांडर। अभी भी इस बात से ओवर नहीं हुआ है कि ए का क्रिम्सन कोर शैटर हो गया, जो उसे उसकी पोटेंशियल के बारे में इंट्रीग्ड बनाता है। वो ईगर है ये देखने के लिए कि ये मिस्टीरियस न्यूबी अगली चैलेंज को कैसे हैंडल करेगा। वॉल के पार थिक फॉग में हंट में थर्ड असेसमेंट एरिया पर कैडेट्स गेट के सामने गैदर करते हैं, जो खुलने वाला है। एंग सोचता है कि कैसे ये उसका पहली बार बाहर स्टेप करना है, और ये भी कि कैसे लोग सालों से अलग कम्युनिटीज में रहे हैं। वॉल के पार थिक फॉग हमेशा एरिया को कवर करती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है कि टाइम वेस्ट ना करें, क्वाइटली मूव करें और बोलने से पहले अपना गियर डबल चेक करें, वरना वो मारे जा सकते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या उसे मिला नया कोर काफी अच्छा है। हालांकि वो नहीं सोचता कि कोर प्रॉब्लम है, उसकी स्ट्रेंथ अचानक से गायब हो जाती है, जैसे उसके अंदर किसी चीज ने इसे रिजेक्ट किया हो। वो वंडर करता है कि क्या ये टाइम ट्रैवल का साइड इफेक्ट है। जैसे वो आगे मूव करता है, वो पास में कुछ डीमन सेंस करता है, उससे शॉक वेव्स आती हैं और पास की एक केव तक पहुंचती है जहां एक डीमन बैठा है। डीमन एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस सेंस करके स्टार्टल्ड हो जाता है। ये सोचता है कि ये वो डीमंस हो सकते हैं जिन्हें उसने फील किया, जैसे उसके अंदर कुछ चीज बिना किसी क्लियर रीजन के रेजोनेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहा है, ल्यू उसे आगे मूव करने के लिए पुश करती है। वो डिले के लिए अपोलोजाइज करता है और लान उससे पूछने के लिए आता है कि क्या कोई इशू है। एंग रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश कर सके, उन तीनों को एक टीम बनाने का कमांड मिलता है। चूंकि बाकी सब रेडी हैं, तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें आगे के ग्रुप के साथ कैचअप करना चाहिए। सुजू वंडर करती है कि क्या उनके साथ टीम अप करना प्रोटैगनिस्ट की प्लान का हिस्सा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि एंग ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मीनवाइल लियू इंटेंशनली पहले वरीड थी कि कोई भी उसके साथ टीम अप नहीं करेगा। लुक्स लाइक वो भी जानती है कि वो कितनी एरोगेंट हो सकती है। आगे हेड करने से पहले सुजू ग्रुप की एक फोटो लेती है, एक प्रूफ जो उनकी टीम को सॉलिडिफाई करता है। डिस्पेलिंग स्टेली एक ब्लैक स्ट्रक्चर है, टफ मिनरल से बना इसका एक मिनरल एक सर्टेन रेंज के अंदर फॉग को क्लियर कर सकता है। एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि वो 4 की टीम के तौर पर टेस्ट लेंगे। वो अस्यूम करता है कि वो सब टेस्ट को फॉग हंट के तौर पर जानते हैं। हर टीम मेंबर को एक कॉम्बैट नाइफ और एक छोटी फॉग क्लियरिंग डिवाइस मिलती है, जो स्टेली जैसे ही मटेरियल से बनी है। उनका मिशन सिंपल है, फॉग हंट। वो आखिरी चैलेंज है जो हर नया रिक्रूट फॉग से कवर्ड वर्ल्ड में फेस करता है। एक वॉरियर को फॉग में हिडन डेंजर्स के लिए वॉच आउट करना चाहिए। एक वॉरियर होना सिर्फ स्ट्रांग होने से ज्यादा है। इसका मतलब है फियर्स और अननोन को टुगेदर एक टीम के तौर पर फेस करना। उन्हें अपने इनर हंटर्स को अवेकन करना होगा, अपीयरिंग डीमंस को डिफीट करना होगा और तभी वॉरियर का टाइटल अर्न करना होगा। पहली टीम का टेस्ट एंड होता है और दूसरी टीम रेडी हो जाती है। टाटा योशियो थर्ड स्क्वाड्रन की लीडर गेट से कंटेस्टेंट को वॉच करती है। वो अपने फेलो जोल के साथ है और कमांडर जी यावांग भी वहां है। वुमन कई प्रॉमिसिंग नए टैलेंट्स को नोटिस करती है, लेकिन स्पेशली लू पर फोकस्ड है। वो जानना चाहती है कि इन न्यू कमर्स के बारे में उसके फेलो सीनियर्स क्या सोचते हैं। जोल भी लू में इंटरेस्टेड है। एक मार्शल फैमिली से आकर अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो एक ग्रेट वॉरियर बन सकती है। दूसरी तरफ ग्योटांग ए पर फिक्सेटेड लगता है। वो फैक्ट से जानता है कि ए के कोर में कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए वो अभी भी क्यूरियस है कि अर्लियर इवेंट के दौरान एक्चुअली क्या हुआ था। वुमन फिर उसे उसके थॉट्स से स्नैप आउट करती है, उसे टैंग टैंग बुलाती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट का ब्रूट कमांडर नहीं चाहता कि वो ऐसे एम्बैरेसिंग निकनेम का यूज करे। जोल मीनवाइल नोटिस करता है कि सिर्फ ये वुमन प्रोटैगनिस्ट के हार्डकोर कमांडर को उस एम्बैरेसिंग निकनेम से बुला सकती है। वो फिर पूछती है कि क्या उन्होंने डीमन लेवल्स चेक किए हैं, स्ट्रेस करते हुए कि एग्जाम एरिया में सिर्फ नॉन फिंड डीमंस होने चाहिए। ग्योटांग उसे रियश्योर करता है कि वो चिंता ना करे, वो एरिया को दिनों से मॉनिटर कर रहे हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि एग्जाम सेफ है। और द सी इज कंफर्म करते हुए कि हाइलोस टाउन के पास कोई फिनिड डीमंस नहीं है। जोल भी ऐड करता है कि अगर कोई फिनिड पर डीमन शो अप भी हो जाता है तो वो फ्यूचर वॉरियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप इन करेंगे। अगले ग्रुप का टेस्ट फिनिश होता है और 10वें ग्रुप का टाइम आता है। ल्यू जो इस ग्रुप में एंग से एन के साथ है, स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट स्मॉल कंटेनर उठाता है,
लू उसे उससे ग्रैब कर लेती है और उसके साथ भाग जाती है, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक्साइटेड। एंग वंडर करता है कि कोई इंप्रेस करने के लिए इतना ईगर क्यों होगा, और हर कोई क्विकली ल्यू को फॉलो करता है, कंटेनर को उसकी स्पॉट में रखने के लिए जंप करते हुए। टाटा योशियो बता सकती है कि ल्यू का रिकवरी कोर इंप्रेसिव है, पॉइंट आउट करते हुए कि उसकी डेक्सटेरिटी ब्लू एजिलिटी कोर से मैच करती है, जो उसकी मार्शल फैमिली बैकग्राउंड दिखाती है। जल्द ही डीमंस अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंग अपने ग्रुप को डीमन से लड़ने के लिए सजेस्ट करता है और लान एक्शन में जंप करता है, एक पावरफुल पंच थ्रो करते हुए। जियांग इंप्रेस्ड है लान की प्रावेस से, जो ग्रेट जॉब कर रहा है और पहले ही अपनी कोर स्ट्रेंथ मास्टर कर चुका है। आंग अपनी नाइफ ड्रॉ करता है और सबको बताता है कि वो हर एक डीमन पे फोकस करें। वो सब अग्री करते हैं और बैटल में जंप करते हैं। सुजू एक डीमन को कई बार स्लैश करती है, फाइनली उसे किल करते हुए लान भी सिंगल पंच के साथ एक डीमन को टेक डाउन करता है। और कमांडर जोल पॉइंट आउट करता है कि सुजू और वो ब्रूट गाय परफेक्टली साथ में वर्क कर रहे हैं। सुजू इंप्रेसिव मूव्स दिखाते हुए और एजिलिटी कोर्स का मोस्ट बनाते हुए जियांग उन्हें रिमाइंड करता है कि वो किसी पर भी बहुत ज्यादा रिलाई ना करें। ल्यू एक डीमन को स्टैब करती है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। अब अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एंग की बारी है। वो 3 की स्पॉट्स पर फोकस करता है, थ्रोट, चेस्ट और एब्डोमेन। वो इन एरियाज को टारगेट करता है, जबकि अपनी करंट बॉडी की लिमिट्स और वो कितनी क्विकली डैमेज कर सकता है इसके बारे में सोचता है। वो एग्जाम कंडीशंस के अंडर अपनी एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और डीमन पे अटैक करते रहने के लिए आगे रश करता है। वो डीमन को पंच थ्रो करते हुए देखता है और क्विकली साइड की तरफ डॉज करता है, फिर उसके शोल्डर के नीचे अपनी नाइफ स्टैब करता है। वो अनॉयड है कि उसकी रिएक्शंस कितनी स्लो फील होती हैं। जब डीमन उसे किक करने की कोशिश करता है तो वो फिर से डॉज करता है और एक बार फिर स्टैब करता है, अभी भी फील करते हुए कि उसकी मूवमेंट्स स्मूथ नहीं है। उसे कुछ हिट्स मिलती हैं लेकिन वो वीक हैं। ये देखकर उसके टीममेट्स सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने टारगेट्स के साथ सिर्फ मैस अराउंड कर रहा है। मीनवाइल सुजू कुछ पिक्चर्स लेती है, कैमरा पे सब कुछ कैच करने की होप करते हुए। लू साइलेंट रहती है लेकिन सोचती है कि एंग पर्पसली शो ऑफ कर रहा है। टाटा योशियो प्रोटैगनिस्ट की फाइटिंग स्टाइल नोट करती है और पूछती है कि वो कौन है, इंप्रेस्ड होते हुए कि वो कितनी अच्छी तरह से प्रेशर बनाए रखता है। जोल भी प्रोटैगनिस्ट की कमेंट करता है, ये कहते हुए कि वो किसी ऐसे इंसान की तरह मूव करता है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद एंग रियलाइज करता है कि वो अपनी ओल्ड एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता और पहले से ही वोन आउट फील कर रहा है। ये एक बैड सिचुएशन है, इसीलिए वो डीमन को तुरंत फिनिश करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो अंदर रश करता है, कुछ और अचानक से अपीयर होता है और पहले डीमन को टेक आउट कर देता है। सुजू फाइट के दौरान शो अप होने वाली स्ट्रेंज रूट्स के बारे में वंडर करती है। फिर कहीं से भी एक वन फिंड डीमन अपीयर होता है। रियल डेंजर सेंस करते हुए ग्योटांग सबको फॉल बैक करने के लिए बोलता है और वो क्विकली ऐसा करते हैं। दूसरे 2 सीनियर्स भी वन फिंड डीमन से फाइट करने के लिए स्टेप अप करते हैं। टाटा योशियो हंटर्स को बताती है कि पैनिक ना करें और प्रोटैगनिस्ट के कमांडर के साथ रहें, जो उनकी प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। जब तक वो टाउन तक नहीं पहुंच जाते, वन फिनेट डीमन सेंस कर सकता है कि ह्यूमंस में से एक डीमन की तरह फील करता है। एंग और उसके 3 फ्रेंड्स स्टक हैं, कंफ्यूज्ड होते हुए कि इसका क्या मतलब है। लियो वरीड है कि पहले के डीमंस वन फिनेट डीमन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जो इतना डैमिंग थ्रेट इंपोज करता है कि वो एक सिंगल मिस्टेक के लिए भी किल हो जाएंगे। एंग रियलाइज करता है कि अपनी करंट बॉडी में वो वन फिनेट डीमन हैंडल नहीं कर सकता। टेरर सेट हो जाता है जब वो एक नॉर्मल वॉरियर के तौर पर इतने पावरफुल एनिमी से लड़ने के बारे में सोचता है। डीमन आसानी से उन चारों को डिसेबल कर देता है और उन्हें हॉल करना शुरू कर देता है। टाटा योशियो और उसका फेलो उसका चेस करते हैं, लेकिन डीमन चारों के साथ अंडरग्राउंड डाइव करता है और जोएल सबको फॉलो करने के लिए येल करता है। कुछ टाइम के बाद ट्रेल अचानक से एंड हो जाता है। टाटा योशियो वंडर करती है कि एक वन फिन्ड डीमन इतनी अनएक्सपेक्टेडली कैसे शो अप हो सकता है, स्पेशली क्योंकि ग्योटांग ने इस एरिया को दिनों तक चेक किया था और पहले कभी कुछ भी मिस नहीं किया। ये अब तक कभी नहीं हुआ था। जियांग अराइव होता है डिमांड करते हुए ये जानने के लिए कि 4 वॉरियर्स कहां गए और क्यों सबने डीमन को ट्रैक करना बंद कर दिया। जोल सजेस्ट करता है कि वो रिलैक्स करे क्योंकि एनिमी वेनिश हो गया। लेडी पॉइंट आउट करती है कि वन फिन्ड विन डीमन लाइकली डीपर अंडरग्राउंड गया और उन्हें रश नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी ने अभी तक उस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया है। याद करते हुए कि उसने अपना ब्रदर कैसे खोया, ग्योटांग अपनी फिस्ट ग्राउंड में स्लैम करता है, खुद को ब्लेम करते हुए चारों को डेंजर में डालने के लिए। जोल मीनवाइल टाउन वापस जाने का सजेस्ट करता है, गेस करते हुए कि यह प्रॉबेबली अब तक केओस में है। वो सर्च टीम्स भेजना चाहता है ये मेक श्योर करने के लिए कि और कोई वन फिन्ड डीमंस रोम नहीं कर रहे। लेडी भी अग्री करती है कि इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को स्ट्रेस ना करें, स्पेशली क्योंकि किसी ने ये आते हुए नहीं देखा। वो चाहती है कि जियांग काम रहे, भले ही वो जानती है कि ये उसके लिए डिफिकल्ट है। ग्योटांग खड़ा होता है और कहता है कि वो 4 वॉरियर्स को अकेले ढूंढता रहेगा, उन्हें बताते हुए कि वो चिंता ना करें। जोल ऑब्जेक्ट करना शुरू करता है, लेकिन लेडी कट इन करती है, कमांडर को सनसेट से पहले रिटर्न करने के लिए बोलते हुए। कमांडर अग्री करता है, फिर फॉग में हेड ऑफ करता है। वो श्योर एज हेल है कि उसका माइंड बदलना पॉसिबल नहीं है। जोल रिकॉल करता है कि कैसे कभी
डीमंस ने सालों पहले कमांडर के यंगर ब्रदर को ले गया था और वो अभी भी खुद को ब्लेम करता है। टाटा योशियो नोट करती है कि अगर गियोटांग का ब्रदर अब जिंदा होता तो वो उन 4 कैप्चर्ड किड्स की उम्र के बराबर होता। शायद ये किड्स जिन्हें अभी किडनैप किया गया है उसे उसके लिटिल ब्रदर की याद दिलाते हैं। मीनवाइल एक केव के अंदर एंग और दूसरे टाइड अप हैं। प्रोटैगोनिस्ट वेकअप होता है, कंफ्यूज्ड होते हुए कि वो कहां हैं, लेकिन रिलीव्ड होते हुए कि हर कोई अभी भी ब्रीदिंग कर रहा है। डीमन पीछे से अपीयर होता है और नोटिस करता है कि एंग पहला है जो वेक हुआ। वो बता सकता है कि ये बॉय दूसरों से डिफरेंट लगता है। वो क्यूरियस है कि एंग के पास डीमन जैसा ऑरा क्यों है, पॉसिबली वन फिन डीमन से भी ज्यादा स्ट्रांग। प्रोटैगोनिस्ट को कोई क्लू नहीं है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अचानक एंग की बॉडी रेड ग्लो करना शुरू कर देती है और वो अपने चारों ओर की रोप्स स्नैप कर देता है। वो डीमन पर रश करता है, लेकिन डीमन डॉज कर जाता है। वो सोचता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वो डीमन का हेड उसके मूव करने का चांस मिलने से पहले ही उतार देता। वो जानता है कि उसे दूसरों को सेव करने की जरूरत है। वो नोटिस करता है कि वन फिन्ड डीमन के पास एक रेड कोर जो उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बूस्ट करता है, उसे फास्टर मूव और स्ट्राइक करने देता है। हालांकि ये उसके जॉइंट्स को थिक स्किन से अनप्रोटेक्टेड भी छोड़ देता है, जो एक एडवांटेज और वीकनेस दोनों है। डीमन एंग पर अपना हैंड उठाता है और कहता है कि रेजिस्ट करना पॉइंटलेस है। डीमन अपने हैंड्स एंग में स्लैम करता है और वो इंस्टेंटली रियलाइज करता है कि उसे इसके जॉइंट्स को टारगेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये डीमन की वीक स्पॉट है। वो हार्ड पुश करता है वीक के तौर पर देखे जाने से मना करते हुए। वो चिल्लाता है कि उसने पास्ट में बहुत सारे वन फिन्ड डीमन किल किए हैं। रिस्पॉन्स में डीमन एक फियर्स किक डिलीवर करता है जो पुअर गाय को रीलिंग भेजता है और उसे ब्लीडिंग छोड़ देता है। वुडन टाइप डीमन होते हुए ये चीज खुद को रीजनरेट कर सकती है और ये बास्टर्ड अपनी एबिलिटीज पे बहुत प्राउड है। हमेशा सोचा कि सिर्फ ग्रीन कोर डीमंस के पास वो पावर थी और वो वंडर करता है कि क्या डीमंस पिछले 50 सालों में बदल गए हैं। डीमन उस पर अंडर एस्टिमेट करने का एक्यूज करता है। फिर रूट्स भेजता है जो प्रोटैगोनिस्ट की बॉडी में पियर्स करती हैं और उसे अंदर पुल करती हैं। एंग को हेड से ग्रैब करते हुए डीमन कहता है कि वो अभी भी नहीं समझता कि वो कौन है। एंग रूट्स को अपने ऑर्गन्स में स्टैब करते हुए महसूस कर सकता है, जिससे ब्रीथ करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वो अभी सिर्फ रिबॉर्न हुआ है, फिर भी यहां वो फिर से मरने की कगार पर है। दूसरे 3 के लिए वरी करते हुए वो पहले जैसी ही डिस्पेयर फील करता है और डरता है कि सब उसके साथ मर सकते हैं। एंग रिग्रेट और सॉरो से भर जाता है अपनी खुद की वीकनेस को कर्स करते हुए। उन्हें इसमें ड्रैग करने के लिए एंग की वीकेंड स्टेट नोटिस करते हुए वन फिन्ड डीमन उसे इवॉल्व करने के लिए ईट करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो अंदर मूव करता है, प्रोटैगोनिस्ट के अंदर एक वॉइस क्वेश्चन करती है कि क्या डीमन रियली उसे डिवॉर करने का प्लान बना रहा है। ये इनर डीमन कंप्लेन करता है कि अगर एंग मर गया तो उसकी खुद की प्लान फेल हो जाएगी और वो अनॉयड है कि उसे अपनी लास्ट बिट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। अब अचानक वन फिन्ड डीमन प्रोटैगोनिस्ट से एक टेरिफाइंग पावर आती हुई सेंस करता है। एक डीमन फॉर्म इमर्ज होना शुरू होता है और वन फिनेड डीमन गेस करता है कि ये 5 या 6 फिन्ड डीमन हो सकता है। हालांकि ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और शॉक वेव्स स्काई में शूट अप करती हैं। एक 8 फिन्ड डीमन बर्स्ट इन करता है, वन फिनेड डीमन को पैनिक में भेजते हुए। न्यूकमर अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कोर डीमन और फिन्ड डीमंस के किंग के तौर पर देता है। ट्रेम्बलिंग करते हुए वन फिन्ड डीमन तो फिन्ड डीमन उसे क्रिम्सन फिन्ड किंग बुलाता है। मीनवाइल गियोटांग सर्च करता रहता है और जो भी डीमन उसके अक्रॉस आता है उससे फाइट करता है। कुछ टाइम के बाद वो रुकता है और नोट करता है कि उसने पास में हर जगह चेक किया, लेकिन सिर्फ 2 नो फिन्ड डीमंस देखे। वो सोचता है कि 4 कैंडिडेट्स यहां नहीं है और वाउ करता है कि वो सनसेट से पहले उन्हें फाइंड करने तक सर्च करता रहेगा। वो फिर डिस्टेंस में एनर्जी की एक ह्यूज बर्स्ट सेंस करता है और वंडर करता है कि ये क्या है, गेस करते हुए कि शायद इसका मिसिंग कैंडिडेट्स के साथ कुछ लेना देना हो। सेम टाइम पर एंग कहता है कि वो सरप्राइज्ड है कि ऐसी डार्क जगह में अपीयर होना जहां सनलाइट नहीं है। वो फाइनल डीमन से डिमांड करता है कि वो उसे बताए कि क्या वो रियली वैनिश हो गया और क्या दूसरे 5 अभी भी किंग फिन के तौर पर रूल करते हैं। फाइनल डीमन कहता है कि पहले से कुछ भी नहीं बदला। एंग रिप्लाई करता है कि ऐसा लगता है कि डीमंस काल्म वे में रह रहे हैं। उसे याद आता है कि 60 साल पहले क्या हुआ था और एंग्री हो जाता है पूछते हुए कि क्या वो भूल गए कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। वो फाइनल डीमन को अटैक करता है अपसेट होते हुए कि भले ही उसने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की बॉडी को अपनी स्पिरिट होस्ट करने के लिए चुना, ये टाइम ट्रैवल करने के बाद वीक हो गई है। वो लेट डाउन महसूस करता है कि वो अपनी पावर की लास्ट पार्ट को इतनी छोटी चीज पर वेस्ट कर रहा है। अगर वो खुद को फिर से दिखाना चाहता है तो उसे तब तक वेट करने की जरूरत है जब तक वो फुली अवेक नहीं हो जाता। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को धीरे धीरे अपनी सारी मेमोरीज रिगेन करनी होंगी। फाइनल डीमन एक्सप्लेन करता है कि फाइन मेमोरी जिसके बारे में एंग बात कर रहा है उनकी ग्रोथ से लिंक्ड है। पॉइंट आउट करता है कि उनके नीज पर बम्प्स और कितने फिन्स उनके पास हैं। ये दिखाता है कि वो किस लेवल पर हैं। जब वो और फिन्स ग्रो करते हैं तो उन्हें फिन मेमोरी चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ उनकी काइंड के पास है। यही रीजन है कि वो हमेशा दूसरी रेसेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं और वॉरियर बॉडी जो एंग अभी यूज कर रहा है वो भी उनकी जैसी ही है।
हालांकि वो सिर्फ सेम रैंक के डीमंस को डिवॉर करके लेवल अप कर सकते हैं। दूसरी तरफ एंग को हिडन मेमोरीज अनलॉक करने और इवॉल्व करने के लिए खुद से हायर रैंक के डीमंस कंज्यूम करने होंगे, जो कभी कॉकी बास्टर्ड था, अब एक वाइनी मेस बन गया है जो 8 फिन्ड डीमन की हेल्प करने और उसके लिए सब कुछ करने का प्रॉमिस करता है। 8 फिन्ड डीमन बास्टर्ड को किल कर देता है क्योंकि वो वर्दी नहीं है, और एकमात्र पर्पस जो वो करंटली सर्व कर सकता है वो फॉडर की तरह एक्ट करना और एंग को उसकी फिन मेमोरीज अवेकन करने में हेल्प करना है। ये एंग की स्ट्रॉन्गर होने की क्वेस्ट में पहला स्टेप एक्ट करता है। ये एज लॉर्ड चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे 8 फिन्स तक पहुंचे। जब ऐसा होगा तो 8 फिन डीमन अपनी डीप स्लीप से वेकअप होगा, बाद में बास्टर्ड प्रोटैगनिस्ट के अंदर वापस चला जाता है। जबकि एंग खुद पास्ट की ब्रूटल मेमोरीज में कहीं स्टक है। जब वो और उसका फेलो बुरी तरह हर्ट हुए थे, उसका फेलो विश करता था कि उनकी मैजेस्टी एंग जिंदा होती क्योंकि वो पर्टिकुलर फीमेल उसका वेट कर रही है। जब ड्रीम अचानक से नाइटमेयर में टर्न होना शुरू होता है तो वो प्रेजेंट में अपनी आईज ओपन करता है और वंडर करता है कि क्या वो ड्रीम देख रहा था। उसे रियलाइज होता है कि ये लॉन्ग अगो की मेमोरीज हैं और बहुत स्केर्ड फील करता है। जस्ट तब उसके फ्रेंड्स वॉक इन करते हैं, हैप्पी होते हुए कि वो अवेक है और वो उन्हें देखकर सरप्राइज्ड है। सुजू नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट के हेयर अलग दिखते हैं और पूछती है कि क्या ये डिमोनिक डोर से कॉज हुआ। आंग कंफ्यूज्ड फील करता है क्योंकि उसे कोई क्लू नहीं है कि वो क्या कह रही है। वो फिर चेक करता है कि क्या वो सब ओके हैं, याद करते हुए कि वो फाइनल डीमन द्वारा अंडरग्राउंड पुल किए गए थे। जियांग और दूसरे 2 कमांडर्स एंटर करते हैं और चाहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट वहां नीचे क्या हुआ शेयर करे। एंग पूछता है कि क्या रीजन है कि सभी सीनियर्स ने उससे विजिट करने का डिसाइड किया। टाटा योशियो उसे इन्फॉर्म करती है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रूट कमांडर उन्हें वापस लाया। वो उसे एक बार फिर टैंग टैंग बुलाती है, जो स्ट्रेट अप एम्बैरेसिंग है। जोल फर्दर एक्सप्लेन करता है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रूट कमांडर उन चारों को एक केव में पास्ड आउट पाया। लकीली 1 फिन डीमन कहीं नहीं मिला, वरना उन सबको वापस कैरी करना हार्ड होता। टाटा योशियो कहती है कि कुछ टाइम के बाद दूसरे 3 वेकअप हुए, लेकिन केव में क्या हुआ इसके बारे में कुछ याद नहीं कर सके। एंग एकमात्र था जो अनकॉन्शियस रहा और उसकी बॉडी कुछ चेंजेस से थ्रू गई। वो उसे एक मिरर देती है ताकि वो अपने चेंज्ड हेयर देख सके और फिर पूछती है कि क्या उसे अंडरग्राउंड से कुछ याद है। एंग अपने नए लुक को स्टेयर करता है और वंडर करता है कि क्या हुआ। वो अभी भी टाइम ट्रैवल करने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे समझ नहीं पा रहा। वो याद करता है कि केव में हिट होने पर ब्लैकिंग आउट हुआ, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं जानता। वो सोचता है कि क्या उसे अपनी टाइम ट्रैवल के बारे में बताना चाहिए, लेकिन ना बताने का डिसाइड करता है। वो फिगर करता है कि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा और वो सोच सकते हैं कि वो क्रेजी है, इसीलिए वो अपनी करंट आइडेंटिटी यूज करता रहने का प्लान बनाता है और ये फाइंड आउट करने पर फोकस करता है कि रियली क्या चल रहा है। एंग फिर कन्फेस करता है कि वो एक मोमेंट के लिए वेक हुआ और देखा कि वो अंडरग्राउंड केव में थे, लेकिन फिर वो फिर से फेंट हो गया। ये ग्योटांग को ब्लड स्प्लैटर्स के बारे में वंडर कराता है जो उसने वहां देखे थे और किसने उन्हें कॉज किया। जोल प्रोटैगनिस्ट को देखता है और रिकॉल करता है कि एंग नेम माइटीएस्ट वॉरियर जैसा ही है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट की फाइटिंग अच्छी है, लेकिन वो अभी भी कुछ वेज में लैकिंग है। वो फिर पूछता है कि क्या एंग ने पहले कभी डीमन से लड़ाई की है। प्रोटैगनिस्ट ना कहता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे डीमन कॉम्बैट में इंटरेस्ट है और उसने इसे स्टडी किया है, लेकिन उसे कभी रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं मिला। चूंकि एंग इस सब्जेक्ट में वेल इन्फॉर्म्ड है, सीनियर वुमन सजेस्ट करती है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रूट कमांडर उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करना गिव अप ना करे। आगे बढ़ते हुए एंग पूछता है कि उसके वॉरियर टेस्ट के साथ क्या हुआ। एसू कहती है कि वो पास हो गए और अब स्टिल टीम पर हैं। लोन ऐड करता है कि रीसेंट इवेंट्स की वजह से ग्योटांग ने उन्हें 4 की ग्रुप में फॉर्म किया। ल्यू भी चाइम इन करती है, मेंशन करते हुए कि वो बाकी सबकी कंपेयर्ड में बिहाइंड है। जियांग एक्सप्लेन करता है कि उन्हें पॉइंट्स अर्न करने के लिए मिशंस करने की जरूरत है और क्योंकि एंग 3 दिनों तक आउट कोल्ड था, उनके पास अब तक कोई पॉइंट्स नहीं है। एंग शॉक्ड है कि वो इतने लॉन्ग समय तक अनकॉन्शियस रहा। अगले दिन वो चारों अपनी नई यूनिफॉर्म्स में टाउन में खड़े होते हैं। लोग नए वॉरियर्स के बारे में बात करते हैं जो 3 दिन पहले आए थे। गियोटांग शो अप होता है, उन्हें ऑफिशियल वॉरियर्स बनने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और उनकी प्रेज करता है एक 1 फिन्ड डीमन के साथ रन इन सर्वाइव करने के लिए। वो कहता है कि वो उनकी स्क्वाड लीड करेगा जो उसके कमांड के अंडर 9 में से एक है और होप करता है कि वो दूसरी स्क्वाड्स के अगेंस्ट अच्छा कर सकें। एंग सोचता है कि रूल्स पहले से टफर हैं। लान पूछता है कि क्या एंग ने रियली कभी स्क्वाड रैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं सुना। ऐसा लगता है कि एंग एक न्यूकमर है और ज्यादा नहीं जानता और अभी वो लिस्ट की बॉटम पे है। जांग एक्सप्लेन करता है कि लीडर बोर्ड कैसे वर्क करता है और ऐड करता है कि बॉटम पर स्क्वाड्स को मंथली पनिशमेंट्स मिलती हैं, जैसे क्लीनिंग ड्यूटी, जब तक नेक्स्ट रैंकिंग्स आउट नहीं होती। हंग रियलाइज करता है कि शायद यही एक्सप्लेन करता है कि टाउन इतना टाइडी क्यों है। जियांगलू को ग्रुप लीडर के तौर पर नेम करता है और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगते प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर। वो ग्रुप लीडर बनने की अपनी डिजायर वॉइस नहीं करता और लू को अपनी नई जॉब के बारे में हैप्पी रहने देता है। जियांग फिर उन्हें बोर्ड से मिशंस पिक करने और फाइट्स में अपने नैनो विंग्स यूज करने के आदी होने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है।
वो कहता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम्स में रन करते हैं तो वो उससे बात कर सकते हैं। जब जियांग लीव करता है, लू सजेस्ट करता है कि वो मिशंस को देखें क्योंकि उनके पास बहुत कैचिंग अप करनी है। लेकिन फोटोग्राफर गर्ल कहती है कि पहले कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ग्रुप फोटो चाहिए, इसलिए वो क्विकली एक ले लेते हैं। बाद में गियो टांग अपने फेलो सीनियर से पूछता है कि वो सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। टाटा योशियो कहती है कि बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट के ब्रूट कमांडर ने नोटिस किया था, केव में कोई फिन डीमंस नहीं बचे थे। वो सब किसी तरह के एक्सप्लोजन से मरते हुए लगते हैं, हर जगह ब्लड छोड़ते हुए। यही रीजन है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रूट कमांडर सस्पेक्ट करता है कि 4 कैंडिडेट्स ने यह किया, और एडमिट करता है कि वो एंग के बारे में अनईजी फील करता है और उसकी स्मेल के बारे में कुछ फैमिलियर नोटिस करता है। टाटा योशियो उसे बताती है कि बहुत ज्यादा वरी ना करे और कहती है कि वो बस ग्लैड है कि चारों सेफली वापस आए। वो यह भी चाहती है कि वो उन्हें अच्छे से ट्रेन करे ताकि वो उसकी टीम से ना हारें। जियांग आंग को सस्पेक्ट करने के बारे में रियली सीरियस है, इसलिए जोल सजेस्ट करता है कि वो किड पर नजर रखें। मीनवाइल मिशन बोर्ड पर एंग खुश है ये देखकर कि सारे मिशंस ए लेवल के हैं, हर एक 10 पॉइंट्स के वर्थ है। लोन कहता है कि ए लेवल मिशंस टॉप टियर हैं, जबकि सूजू ऐड करती है कि ये शायद सबसे हार्डेस्ट भी हो सकते हैं। गाय फर्दर एक्सप्लेन करता है कि बी लेवल मिशंस 6 पॉइंट्स देते हैं और सी लेवल मिशंस 3 देते हैं। ये लोअर लेवल मिशन सिंपलर और सेफर होते हैं, लेकिन ए लेवल जॉब्स डेडली होने के लिए जाने जाते हैं और लोग अक्सर अपनी जान खो देते हैं। लू 3 लिस्टेड मिशंस को देखती है और ए के साथ उन सबको लेने का सजेस्ट करती है। एक बार उनकी क्वेस्ट शुरू होती है, वो चारों रन करना शुरू कर देते हैं और एंग अपना कोर एक्टिवेट करता है। उसके नैनो विंग्स अपीयर होते हैं, लेकिन एक विंग एक रॉक पर कैच हो जाती है। नैनो विंग्स से एनर्जी पर फोकस करते हुए वो अपने हैंड में एक सोर्ड फॉर्म करने में मैनेज कर लेता है। वो सोचता है कि पिछले 60 सालों में नानोज कितना एडवांस हो गया है। वो एक रॉक के पीछे हाइड करते हैं। लियू कहती है कि वो रेडी हैं और अपना गोल एक्सप्लेन करती है। 2 नो फिनिट डिमंस, दोनों को सेम टाइम पर टेक डाउन करना है। वो उन्हें रिमाइंड करती है कि प्लान के साथ स्टिक करें और उसके सिग्नल का वेट करें। जब सिग्नल आता है तो वो रश इन करते हैं। लू पॉइंट आउट करती है कि उनके पास 3 ए लेवल मिशंस हैं, इसीलिए वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फाइट क्विकली एंड होनी चाहिए। लान पहले मूव इन करता है डीमंस की व्यू को डिसरप्ट करने के लिए। उन्हें दूसरों को स्पॉट करने से रोकते हुए ले प्लान रिपीट करती है। वो एंग और सूजू डीमंस को मूव करने से रोकेंगे। उनके अटैक करने के बाद एंग वंडर करता है कि डीमंस कट जॉइंट के साथ कैसे फाइट करेंगे। मीनवाइल ग्रुप में ब्रूड दोनों डीमंस को एयर में पंच करता है और लियू स्विफ्ट फिनिशिंग मूव के साथ फॉलो करती है। टाइमिंग परफेक्ट लगती है। सूजू नोटिस करती है कि फॉग गायब हो गई है और इंसर्शन स्टेडी है। लैन ग्लैड है कि वो फॉग क्लियर करने में मैनेज कर गए। यहां फॉग डिस्पर्स करना एग्जाम्स के मुकाबले बहुत हार्डर है, लेकिन ये एक ए लेवल मिशन से एक्सपेक्टेड है। एक मिशन ही उन्हें काफी वाइल ले गया। फोटोग्राफर गर्ल डीमन से एक रेड कोर फाइंड करती है और स्माइल करती है। चंद्रे गर्ल भी ग्लैड है कि उन्हें फाइनली पूरे 10 पॉइंट्स मिल गए। दूसरी तरफ एंग सरप्राइज्ड है ये जानकर कि कोर्स ब्रेक हो जाते हैं जब मिशन कंप्लीट होता है। सूजू फिर एक्सप्लेन करती है कि टेक डीमन कॉम्बैट के लिए बनी है और मिशन फॉर्म में चिप ऑटोमेटिकली टाउन लीडर बोर्ड को पॉइंट्स भेजती है। एक बार जॉब डन हो जाने पर टाउन के बाहर फॉग क्लियर करने के बाद वो एंग से पूछती है कि क्या वो दूसरे 2 कोर्स चेक कर सकती है। वो उन्हें साइज में देखती है। बाद में उन्होंने पूरी आफ्टरनून नो फिंड डीमंस से फाइट करने में स्पेंड की, लेकिन सिर्फ 3 कोर्स मिले। उन्हें अभी भी 7 और चाहिए। डीमंस को अलाइव कैच करना बहुत हार्डर है। लान नोट करता है कि अब तक उनके लिए ये इजी रहा है। लियू फिर नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करती है, जो है दूसरे मिशंस फिनिश करना और ए लेवल लेते रहना ताकि वो टॉप पे राइज कर सके। सूजू लियू की पिक्चर लेती है क्योंकि व्हाई नॉट। लान मीनवाइल फर्स्ट पोजीशन लेने की होप कर रहा है ताकि दूसरी स्क्वाड्स ना सोचें कि वो वीक हैं। एंग भी सेम सजेस्ट करता है और चूंकि दूसरी स्क्वाड्स भी पॉइंट्स अर्न कर रही हैं, उन्हें अहेड रहने के लिए फास्ट मूव करने की जरूरत है। जो पहले एक्ट करते हैं वो सक्सीड करते हैं और जो हेजिटेट करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। भले ही वो 50 साल से ज्यादा का है और 2 लाइव्स जी चुका है, वो उनके आसपास एनर्जाइज्ड फील करता है। उनकी ड्राइव उसे फिर से यंग फील कराती है। वो सनसेट से पहले एक और मिशन सजेस्ट करता है और सूजू और लॉन अग्री करते हैं। लियू नोटिस करती है कि एंग चार्ज लेना शुरू कर रहा है। लान पहले ही कुछ और डीमंस टेक डाउन कर चुका है और कहता है कि उन्हें 3 और मिले। लूजी उसे रिमाइंड करती है कि वो नो फिंड डीमंस के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स के लगभग बाहर हैं एंड हर स्क्वाड की लिमिटेड सप्लाई है। जैसे लू अपनी गन चेक करती है, एंग क्लोजर लुक लेता है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये नैनोटेक ट्रैंक्विलाइजर गन है, डीमंस को अलाइव कैप्चर करने के लिए डिजाइंड। एंग रिकॉल करता है कि पास्ट में डीमंस कैच करने का मतलब था फोर्स उससे उन्हें नॉकआउट करना और रिसर्चर्स हमेशा ब्रेन डैमेज के बारे में कंप्लेन करते थे। लैन कहता है कि वो लकी हैं कि उन्होंने इन्हें कैच किया, स्पेशली क्योंकि उन्होंने अपने सारे ट्रैंक्विलाइजर्स यूज कर दिए। उन्होंने 3 को अलाइव कैप्चर करने के लिए पूरे ग्रुप को डिफीट करने के बाद मिशन एंड किया। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा डीमंस सुई स्ट्रेच करती है और उन्हें रिमाइंड करती है कि वॉरियर्स को सनसेट से पहले वापस होना होगा वरना पनिशमेंट मिलेगी, रिकमेंड करते हुए कि वो वापस हेड करें।
हंग वंडर करता है कि क्या इस ईरा में उसके पास रिटर्न करने के लिए भी कोई जगह है। लू कहती है कि उसे भी जल्दी होम जाना होगा, बस बाकी है जीपीएस सेट करना ताकि रिसर्चर्स स्पॉट फाइंड कर सकें। एक बार जब वो डीमंस कलेक्ट कर लेंगे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट तब एंग पूछता है कि क्या किसी और को स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील होता है। उसी इंस्टेंस में रेड बीम्स पीछे से शूट होती हैं डीमंस को हिट करते हुए और उन्हें इंस्टेंटली किल करते हुए एक मास्क्ड बॉय बाहर स्टेप करता है और कहता है कि वो उन्हें अपना मिशन फिनिश नहीं करने देगा। वो क्लेम करता है कि उसकी स्क्वाड को सभी ए लेवल मिशंस हैंडल करने हैं और जानना चाहता है कि किसने लू की स्क्वाड को उन्हें लेने दिया। वो बैड न्यूज की तरह दिखते हैं और गिल्ड का लीडर रिवील करता है कि वो ब्लैक गन स्क्वाड के हैं, उनके ग्रुप में सीनियर्स। वो अपनी टीम की एक गर्ल से पूछता है कि इस मिशन में कितनी स्क्वाड्स ज्वाइन हुई और वो रिस्पॉन्ड करती है कि 3 है। लीडर एंग और उसकी टीम को स्कोल्ड करता है अपने सीनियर्स को ग्रीट ना करने के लिए। ब्लैक गन स्क्वाड के 4 मेंबर्स नियर बाय लैंड करते हैं और लू की टीम पर अक्यूज करते हैं कि उन्होंने उनकी परमिशन के बिना ए लेवल मिशंस लिए। वो सोचते हैं कि लू का ग्रुप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली सुंदरी लेडी एंग्री है कि उन्होंने उन डीमंस को किल कर दिया जिन्हें वो और उसके फ्रेंड्स ने कैप्चर करने के लिए इतनी हार्डवर्क की। ब्लैक गन स्क्वाड का एक बॉय पूछता है कि लू के ग्रुप को कौन लीड करता है और वो पर्सन उनसे हेलो कहने क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ लू उसे किक करने के लिए चार्ज इन करती है, लेकिन वो डॉज कर जाता है और पूछता है कि वो अपने सीनियर्स को अटैक करने की हिम्मत कैसे करती है। रिस्पॉन्स में लू इन सो कॉल्ड सीनियर्स के लिए अपनी डिसडेन एक्सप्रेस करती है। लान और सूजू स्टेप इन करते हैं उन्हें काम डाउन करने की होप करते हुए। फोटोग्राफर लेडी कंसर्न रेज करती है कि ब्लैक गन स्क्वाड अनरीजनेबल हो रही है और जानना चाहती है कि वो उसकी टीम द्वारा कैच किए गए डीमंस को कैसे सिर्फ किल कर सकते हैं। बॉय श्रग करता है ये कहते हुए कि यह कंपटीशन का पार्ट है और उन्हें नाइव बुलाता है। यह सिर्फ लू के एंगर को फ्यूल करता है। उसके टीममेट्स उसे होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं और वो एंग से भी स्टेप इन करने और इसे पीसफुली सेटल करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट आगे रन करता है, स्मग बॉय को ग्राउंड पर किक करता है और उसका मास्क नॉक ऑफ कर देता है। उसने पहले कभी इतना शेमलेस कुछ नहीं सुना और पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि उन डीमंस को कैप्चर करना कितना हार्ड था। उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हैं, लेकिन ल्यू एक्सपेक्टेड के तौर पर प्लीज लगती है। बॉय अब अनमास्क्ड होकर एंग को बताता है कि वो फाइट के लिए रेडी हो जाए। लू भी फाइट करना चाहती है। जस्ट तब ग्योतांग अपीयर होता है और दोनों पार्टीज को स्टॉप करता है, उन्हें अपार्ट पुश करते हुए। कमांडर अनॉयड दिख रहा है, उन्हें रिमाइंड करते हुए कि सन सेट हो रहा है और उन्हें वार्न करता है कि वो और डीमन स्टर अप ना करें। लेकिन वो स्कमबैग बॉय कहता है कि उसकी टीम विक्टिम है जिसे प्रोटैगोनिस्ट ने अटैक किया। लेकिन फोटोग्राफर गर्ल इस मोमेंट के लिए रेडी थी और ब्लैक गन स्क्वाड को डीमंस किल करते हुए फोटोज दिखाती है जो लू की टीम ने कैप्चर किए थे। लोन पूछता है कि सुजू ने ये पिक्चर्स कब ली। जियांग टीम को रिमाइंड करता है कि उन्हें ए रैंक मिशन नहीं लेनी चाहिए थी। डिफेंस में ल्यू रिपोर्ट करती है कि वो इसे फिनिश करने वाले थे। जब तक ब्लैक गन स्क्वाड ने रास्ते में नहीं आए, कमांडर पूरी ऑर्डियल को ब्रश ऑफ कर देता है, एडमिट करते हुए कि ब्लैक गन स्क्वाड के साथ भी सिमिलर रन-इन्स हुए थे जब वो नए थे, इसीलिए वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं करने वाला। यह हर स्क्वाड पर निर्भर है कि वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करे। बस जो मैटर करता है वो कटाडा पर पॉइंट्स अर्न करना है। डायरेक्ट हार्म या दूसरे वॉरियर्स को रिस्क करना अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ जैसे किसी और की मिशन मैसअप करना हो सकता है। वो उन्हें रिमाइंड करता है कि ये रूल्स सबके लिए सेम हैं और वो फ्यूचर में वर्स चीजें देखेंगे। वो सिर्फ इसलिए स्टेप इन किया क्योंकि ये लगभग डार्क था, इसीलिए उसने उन्हें टाउन वापस हेड करने के लिए बोला। वो ब्लैक गन स्क्वाड को कॉल आउट करता है क्योंकि ये एम्बैरेसिंग है कि वो एक रुकी टीम से बेस्टेड हो रहे थे। जैसे बॉय लीव करता है, वो एंग का नेम पूछता है और प्रोटैगोनिस्ट जनरसली उसे देता है। बॉय अनसेटल्ड दिखते हुए अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ता है, रिकॉल करते हुए कि ए का नेम माइटीएस्ट वॉरियर से मैच करता है। वो वाउ करता है कि वो प्रोटैगोनिस्ट और उसकी स्क्वाड को इजी पॉइंट्स गेन नहीं करने देगा। वो ये भी चाहता है कि ए उसके चेहरे पर कट और ह्यूमिलिएशन के लिए पे करे। फिर वो अपना मास्क वापस पहनता है और अपनी स्क्वाड को लेकर चला जाता है। जियांग नोट करता है कि ब्लैक गन स्क्वाड टॉप स्क्वाड नहीं है, लेकिन वो फास्ट एक्ट करती है और शायद लू के ग्रुप को फिर से मैसअप करने की कोशिश करे। उनका लीडर भी गन यूज करता है और भले ही बॉय ने इसे शो नहीं किया, ग्योटांग एडमिट करता है कि बॉय एक न्यूकमर के लिए स्ट्रांग है। एक रियल फाइट किसी भी तरह जा सकती है। वो फिर टीम को टाउन रिटर्न करने का ऑर्डर देता है। लू प्रोटैगोनिस्ट को देखती है और पूछती है कि वो इतना रेकलेस क्यों था। वो उसे अपनी किक के लिए थैंक भी करती है। लान अपने फ्रेंड को अपनी जगह डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एंग उसे टर्न डाउन करता है। ये मसल हेड को वंडर कराता है कि क्या प्रोटैगोनिस्ट की कोई सीक्रेट प्लान है। वेल, एंग एडमिट करता है कि उसकी है। आज 3 और डीमंस के पीछे जाने की प्लानिंग करते हुए रात में बाद में स्पीकर्स ऑफ हो जाते हैं, सबको वार्न करते हुए कि वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए टावर ना छोड़े। एंग साइड में खड़ा होकर सोचता है कि उसने सिर्फ अनाउंसमेंट सुनी है और किसी को वॉक अराउंड करते हुए नहीं देखा। वो फिगर करता है कि टाउन लॉक्ड डाउन होने के साथ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी सीक्रेट मिशन के साथ डन होने के बाद
अपना होम चेकआउट करने का प्लान बनाता है। वो नोटिस करता है कि मेन गेट पर सिक्योरिटी लूज है, सिर्फ एक गार्ड है। इसलिए वो गेस करता है कि शायद वो लोगों में शॉर्ट हैं या रात में किसी के लीव करने की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। गेट में एक गैप है जो उसके लिए स्लिप थ्रू करने के लिए काफी वाइड है, इसलिए वो बाहर हेड आउट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ल्यू शो अप होती है। वो पहले ही जानती थी कि वो ये करेगा। वो एक्साइटेड लगती है और उसे रिमाइंड करती है कि वो कैच ऑन हो गई। जब उसने पहले हिंट किया कि वो रात में बाहर जाएगा, एक बार के लिए उसकी शार्प परसेप्शन और अटेंशन टू डिटेल रियली प्रोटैगनिस्ट को वरी कराती है। वो फिर पूछती है कि वो इतनी लेट क्यों लीव कर रहा है और क्या उसे कोई स्पेशल जगह जाना है। वो जोक करता है कि उसने बस बहुत ज्यादा खा लिया और इसे वॉक ऑफ करना चाहता है। फिर वो एडमिट करता है कि वो होप करता है कि सुबह सबको सरप्राइज करे और उस चीज को मेकअप करे कि कैसे मास्क्ड बॉय ने पहले उनकी एफर्ट्स रूइन की। अब जब उसने उसे फाइंड कर लिया है तो उसकी प्लान ट्रबल में हो सकती है। जैसे वो टाउन से थ्रू जाते हैं, ल्यू कैचअप करती है और उसकी प्लान के बारे में पूछती है। वो मास्क्ड बॉय के कंफ्यूज्ड चेहरे को कल देखने के लिए हार्डली वेट कर सकती है। एंग उसके गिगल करने को नोटिस करता है और इसे पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो इसे डिनाई करती है, भले ही वो क्लियरली अम्यूज्ड है। गेट के टॉप पर 2 गार्ड्स यॉन करते हुए बैठे हैं। एक कंप्लेन करता है कि रात में गार्ड करना ऑफुल है और बस गेट क्लोज करना चाहता है मर्किट, क्योंकि किसी को भी लीव नहीं करना चाहिए। दूसरा जो स्नैक कर रहा है उसे वार्न करता है कि ये ना कहे वरना थर्ड कैप्टन सुन सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि गैप इमरजेंसीज के लिए ओपन रहता है। कुछ साल पहले कुछ रेफ्यूजीज शो अप हुए और डीमंस द्वारा अटैक हो गए क्योंकि गेट खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। इसीलिए अब हर टाउन जाओ जस्ट इन केस एक गैप छोड़ता है। पहला गार्ड अपोलोजाइज करता है और दूसरा उसे बताता है कि चिंता ना करे क्योंकि वो अपनी ग्रूलिंग जॉब के आदी हो जाएंगे। फिर वो एडल्ट फोटो बुक निकालता है। पहला गार्ड नोटिस करता है कि इसमें दूसरे टाउन्स की फीमेल वॉरियर्स की नई पिक्चर्स हैं, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मनी लगी। जबकि दोनों परवर्ट्स डिस्ट्रैक्टेड हैं, प्रोटैगनिस्ट की ड्यूओ गेट से स्लिप आउट होती है और नोटिस करती है कि ओल्ड एग्जाम ग्राउंड पहले से ज्यादा डेंस फॉग में कवर्ड है। वो दूसरी स्पॉट पर मूव करते हैं जहां लू कहती है कि यह लेस लाइकली है कि उन्हें नोटिस किया जाएगा क्योंकि ये वॉल्स से दूर है और कवर के लिए एक रॉटिंग फॉरेस्ट है। प्रोटैगनिस्ट फिर उसके लिए प्लान नरेट करता है। वो डीमंस को ल्योर आउट करेगा और उसे उनके हेड्स के लिए एम करना चाहिए। वो प्योर स्ट्रेंथ पर रिलाई करेंगे उन्हें नॉकआउट करने के लिए। वो फॉग में स्टेप करता है और उसे अपने लिए वेट करने के लिए बोलता है। ल्यूआंग की स्किल्स पर ट्रस्ट करती है, लेकिन अभी भी अनईजी फील करती है, जैसे वो थिक मिस्ट में डिसअपीयर हो जाता है। वो बता नहीं सकती कि वो एक्साइटेड है या वरीड, लेकिन वो फोकस करती है और रेडी रहती है। लू इम्प्रेस्ड है कि कैसे स्मूथली एंग डीमंस को ल्यूर करता है। वो सिर्फ एक बार में एक नो फिंड डीमन ड्रॉ आउट करता है जो इसे कैप्चर करना ईजियर बनाता है। उसके लिए फाइटिंग का ये ब्रूट फोर्स वे नया और फन फील होता है। वो इसे क्विकली सीखती है और अच्छा करती है। जब एंग सिग्नल करता है तो गर्ल मूव इन करती है और टुगेदर वो डीमन को लाइट लेकिन प्रिसाइज हिट्स के साथ हैंडल करते हैं, लगभग जैसे वो इसके साथ टॉय कर रहे हों। वो तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक ये पास आउट नहीं हो जाता, जो उसे उनके ओल्ड मेथड्स की याद दिलाता है। एग्जॉस्टेड होते हुए एंग सोचता है कि इस नई बॉडी में उसे कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। भले ही वो अपनी पास्ट लाइफ में नो फिंड डीमंस आसानी से ग्रैब करता था। इसे काउंट करते हुए लू उसे रिमाइंड करती है कि उन्होंने अभी अपना थर्ड डीमन कैच किया है और वो वॉर्न आउट है। रिस्पॉन्स में वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उन सबको वहीं छोड़ दे। गर्ल हेजिटेट करती है और पूछती है कि क्या वो श्योर है तो उस पे वो अपने डिसीजन के बारे में कॉन्फिडेंट है, स्पेशली क्योंकि नो फिंड डीमंस एक दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए काफी स्मार्ट नहीं है और वो प्रॉबेबली टाउन में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके हेड पर नॉक करना उन्हें कुछ वाइल के लिए अनकॉन्शियस रखता है, इसीलिए वो सुबह में चीजें फिनिश कर सकते हैं। गर्ल इंप्रेस्ड है कि वो इतना कुछ कैसे जानता है। उसका रिस्पॉन्स एंग को रियलाइज कराता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा बोल दिया। अचानक 2 वन फिंड डीमंस अपीयर होते हैं, क्लियरली नियर बाय ह्यूमंस को स्मेल करते हुए। एंग वरीड है कि उनमें से 2 एक साथ शो अप हो गए। वो जानता है कि वो और लियू उस तरह की फाइट के लिए रेडी नहीं है। टाउन में एक अलार्म ऑफ हो जाता है और तीनों सीनियर्स गेट के टॉप पे रश करते हैं। जोल गार्ड्स को रिवील करता है कि उन्होंने वन फिंड डीमंस स्पॉट किए हैं, इसलिए बेहतर है कि वो स्पॉटलाइट्स यूज करें। ताता योशियो पूछती है कि क्या ये वही डीमंस हैं एग्जाम से। ग्यांग कंफर्म करता है कि ये वही नहीं है। गार्ड्स 2 वन फिंड डीमंस स्पॉट करते हैं, जोल को वंडर कराते हुए कि क्या कुछ उन्हें क्लोजर पुल कर रहा है। वो सबको बताता है कि काल्म रहें, गेट्स क्लोज करें और डिफेंस कैनन्स रेडी करें, लेकिन जांग चिल्लाता है कि गेट्स क्लोज ना करें क्योंकि कोई अभी भी बाहर है। वो फ्यूरियस है प्रोटैगनिस्ट की ड्यूओ को वहां देखकर और जानना चाहता है कि दोनों ने इतनी लेट टाउन क्यों छोड़ा। सीनियर वुमन डेस्परेटली जानना चाहती है कि दोनों किड्स इस आवर पर बाहर क्या कर रहे हैं। वो 3 नो फिंड डीमंस टाइड अप स्पॉट करते हैं, जिससे जियांग रियलाइज करता है कि ये 2 किड्स यहां उस मिशन को मेकअप करने के लिए आए जो पहले रुइन हो गई थी। जोल सरप्राइज नहीं है क्योंकि ये नए वॉरियर्स के लिए टिपिकल मिस्टेक है जो बहुत बोल्डली एक्ट करते हैं।
फिर भी जी यावांग एंग्री हो जाता है और दोनों को रिटर्न करने के बाद पनिश करने का डिसाइड करता है। वो डीमंस की तरफ चार्ज करता है और टाटा योशियो अपने फेलो सीनियर को बताती है कि वो जी याओतोंग को फॉलो करेगी, बाकी उस पर छोड़ते हुए जोल साई करता है क्योंकि उसकी वेल डिजर्व्ड नाइट ऑफ ड्रिंकिंग रूइन हो गई। मीनवाइल जब वन फिंड डीमंस वॉरियर्स को देखते हैं, आंग गर्ल को बताता है कि होल्ड ऑफ करे, वो चाहता है कि वो बैकअप का वेट करें और देखें कि क्या वो रियल टारगेट है। वो वंडर करता है कि क्या ये वही चीज है जो पहले हुई, पॉसिबली उसके रीइंकार्नेशन या टनल में उस स्ट्रेंज इवेंट से लिंक्ड। लू मीनवाइल सजेस्ट करती है कि वो टुगेदर फाइट करें। एक डीमन पूछता है कि क्या वो रेजिस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। फिर लू पर फोकस करता है और उसे यूजलेस बुलाता है। इंस्टेंटली वो बास्टर्ड उन पे अटैक करने के लिए लंच करता है, लेकिन ए गर्ल को पुश करके उसे सेव करता है और डीमन आंग की क्विक रिफ्लेक्सेस पर कमेंट करता है। लियो डीमन को किक करती है और नोटिस करती है, वंडर करते हुए कि क्या उसकी एम ऑफ थी। दूसरा डीमन उसे 3 स्ट्रैंड्स के साथ ट्रैप करता है। पहला डीमन आंग को वॉर्न करता है कि शार्प रहे। अचानक ग्योटंग अराइव होता है और एक डीमन को पंच डिलीवर करता है। वो वाव करता है कि वो उन्हें किड्स को हर्ट नहीं करने देगा और सबको बताता है कि काल्म रहें। टाटा योशियो को देखती है कि एक डीमन ब्लू कोर है वाटर टाइप और दूसरा रेड कोर है अर्थ टाइप, इसलिए वो ल्यू को रेस्क्यू करने पर फोकस करने का डिसाइड करती है। अर्थ डीमन गॉड्स का ग्रेटफुल है कि वो हिट ब्लॉक करने में मैनेज कर गया, वरना उसका अगली हेड खो जाता। जोल सोचता है कि वो स्टैंड ऑफ पे हैं और उन्हें कैनन फायर पॉज करने के लिए बोलता है। एक गर्ल आती है और रिपोर्ट करती है कि बड़ी संख्या में नो फिंडर डीमंस रास्ते में हैं। जोल पूछता है कि कितने, और वो रिपोर्ट करती है कि पूरी हॉर्ड। इतने सारे डीमंस क्लोज इन करते हुए जोल अलार्म रिंग करने और सभी वॉरियर्स को अपने स्टेशंस पर जाने का ऑर्डर देता है। जैसे अलार्म ब्लेयर करता है, हर कोई वॉल पर स्क्रैम्बल करता है। पूरी हॉर्ड देखकर ग्योटंग बता सकता है कि ये बास्टर्ड्स प्रिपेयर्ड आए हैं। एंग नोटिस करता है कि डीमंस सीधे टाउन की तरफ हेड कर रहे हैं और टाट योशियो कहती है कि 2 वन फिंड डीमंस ने जरूर उन्हें कॉल किया होगा। मीनवाइल लू चिल्लाती है कि उसकी चिंता ना करें और टाउन को प्रोटेक्ट करें। वो खुद को ब्लेम करती है केयरलेस होने के लिए और फील करती है कि वो बैड लीडर है। अचानक एक डीमन उसका माउथ कवर कर देता है ताकि वो स्पीक ना कर सके ग्योटंग, और दूसरे पुल बैक करते हैं और दूसरा डीमन उन पर अटैक करता है। ब्रूट कमांडर ताता योशियो को वॉर्न करता है कि वॉच आउट करे और वो उन पर थ्रो किए जा रहे कुछ स्पाइक्स ब्रेक करने में मैनेज कर जाती है। एंग नोटिस करता है कि डीमंस रियली उसे टारगेट नहीं कर रहे, जैसे वो वन फिन डीमंस में से एक को पास करता है। ये उसे बताता है कि जाते रहें। जियांग डीमन को एंग को पास करते हुए देखता है और वंडर करता है कि क्यों। फिर डीमन उन पे फिर से लंच करता है, वार्न करते हुए कि अगर वो केयरफुल नहीं रहे तो वो मर जाएंगे। मीनवाइल दूसरा डीमन लू को ड्रैग अवे करता है। एंग सस्पेक्ट करता है कि ये उसे कैप्टन से स्प्लिट करने की ट्रिक है। वो काल्म रहने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि वो ब्लाइंडली रश इन करने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। दोनों सीनियर्स एंग पर चिल्लाते हैं कि लियो का चेस ना करे, यह कहते हुए कि उसके पास वन फिंड डीमन के अगेंस्ट चांस नहीं है। लेकिन एंग भूल नहीं सकता कि उसकी आईज कितनी फेमिलियर लगती हैं और वो उसे सिर्फ छोड़ नहीं सकता। उनकी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए वो उसे सेव करने के लिए रन ऑफ करता है। डीमन लू को ग्राउंड पे प्लेस करता है और बात करता है कि ह्यूमंस कितने इंटरेस्टिंग हैं। उसने सुना है कि ह्यूमंस अक्सर स्क्रीम करते हैं जब वो होपलेस फील करते हैं और ये डिमांड करता है कि वो मर्सी के लिए बेग करे। उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए लू का माउथ कवर्ड होने को नोटिस करते हुए डीमन फिगर आउट करता है कि वो क्यों स्क्रीम नहीं कर रही। ये कवर रिमूव करता है और उसे बेग करने के लिए बोलता है, लेकिन लू रिफ्यूज करती है। आखिरकार एक लोली वन फिन डीमन उसकी प्लीज डिजर्व नहीं करता। डीमन क्वेश्चन करता है कि वो क्यों सोचती है कि ये वर्दी नहीं है, और लियो आंसर देती है कि वो मार्शल फैमिली से आती है। वो एनिमी के सामने नील नहीं करेगी क्योंकि वीकनेस दिखाना शेमफुल है। वो या तो डेथ या फेयर फाइट डिमांड करती है। उसकी बातों से अपसेट होकर डीमन उसे हिट करता है और उसे अल्टीमेटम देता है कि वो मर जाएगी। जस्ट तब एंग शो अप होता है और डीमन को बताता है कि लू को जाने दे। गर्ल सरप्राइज्ड है उसे अकेले देखकर और पूछती है कि वो खुद क्यों है। दूसरी तरफ डीमन हैप्पी है कि उसकी प्लान वर्क कर गई और प्रोटैगोनिस्ट रियल टारगेट अराइव हो गया। यह सुनकर गर्ल वंडर करना शुरू कर देती है कि एक क्यों टारगेट है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या वो ओके है, जिस पर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन पूछती है कि वो यहां अकेले क्यों है। वो उसे वार्न करती है कि वो वन फिंड डीमन के साथ कीप अप नहीं कर सकता और उसे रन अवे करना चाहिए। डीमन लू को फिर से हिट करता है उसे बताते हुए कि वो क्वाइट रहे। एंग उससे प्लीड करता है कि वो उसे हार्म ना करे और कहता है कि ये उसकी जगह उसे ले सकता है अगर ये उसे अकेला छोड़ दे। डीमन उसे इग्नोर करता है और अटैक करता है, ये कहते हुए कि वो सब वैसे भी मर जाएंगे। अंग वापस स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन डॉज कर जाता है और काउंटर करता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी काफी फास्ट रिएक्ट नहीं कर पा रही। डीमन नोटिस करता है कि एंग डीमन की तरह स्मेल करता है और वंडर करता है कि क्यों। एंग सरप्राइज्ड है ये रियलाइज करके कि ये डीमन थी या शायद वाटर टाइप है। उसे वंडर कराता है कि 50 सालों में डीमंस कितना बदल गए हैं। बहुत सारे ट्रेट्स गेन करते हुए उसकी वीकर बॉडी सिर्फ ओल्ड मूवमेंट्स कॉपी कर सकती है, इसीलिए वो लंबे समय तक फाइट नहीं कर सकता। लियो वरीड है कि एंग इस रेट पर मर जाएगा और उसे
कर्स करती है अकेले आने के लिए। वो डिसाइड करती है कि वो बस खड़ी नहीं रह सकती। एंग स्ट्राइक करने के लिए एक मोमेंट फाइंड करता है, लेकिन डीमन उसका मजाक उड़ाता है, मेंशन करते हुए कि कैसे उसने केव में पहले ही एक वन फिंड डीमन किल कर दिया। ये वंडर करता है कि वो अभी इतना वीक क्यों है। ऑब्वियसली एंग को कोई आइडिया नहीं है कि डीमन किस बारे में बात कर रहा है। डीमन एंग के टोन को पसंद नहीं करता और उसे पनिश करना चाहता है। ये एंग को कुछ पेनफुल करता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो लाई करता है तो वो मर जाएगा। फिर ये एंग पर फिर से अटैक करता है, उसे कुछ ट्रीज में क्रैश करने के लिए भेजते हुए। पुअर गाय शार्प पेन फील करता है, वरीड होते हुए कि उसके ऑर्गन्स बैडली हर्ट हो सकते हैं। ल्यू उसे ट्रबल में देखती है और फील करती है कि उसे हेल्प करनी चाहिए। डीमन उसकी तरफ वॉक ओवर करता है और थ्रेटन करता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन गिव अप नहीं करता तो वो उसे ईट कर देगा। बास्टर्ड प्रोटैगोनिस्ट को डिवावर करके इवॉल्व करने की अपनी डिजायर एक्सप्रेस करता है, जैसे ये एंग के लिए रीच करता है। गर्ल अचानक चार्ज इन करती है और डीमन को दूर किक करती है, उसे वार्न करते हुए कि वो उसके टीममेट को अकेला छोड़ दे। उसे देखकर एंग बता सकता है कि उसने जरूर खुद को फोर्स से फ्री किया होगा, नोटिस करते हुए कि उसकी रिस्ट्स और एंकल्स बर्न कर रही हैं। गर्ल ब्रेवली डीमन का फेस करती है और उसे डेयर करती है कि अगर ये किसी को किल करना चाहता है तो उसे किल करे। ग्रुप की लीडर होते हुए वो डेथ तक अपने फेलो टीममेट्स को डिफेंड करने जा रही है। डीमन अग्री करता है और उसे बताता है कि डॉज ना करे। ये फिर प्रोटेगनिस्ट पे अलग अलग एंगल से अटैक्स भेजता है और वो गिगा चैड ऑफ अ लेडी स्टिल खड़ी रहती है, हर एक को ब्लॉक करते हुए। एंग उस पर चिल्लाता है कि मूव करे, लेकिन गर्ल कंप्लाई करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। वो उसे बताती है कि क्वाइट रहे और उसे कंसंट्रेट करने दे। अचानक ग्राउंड से स्पाइक्स शूट अप होती हैं और उसके फीट पियर्स करती हैं। डीमन उसे ग्रैब करता है और कहता है कि वो उसे राइट अवे किल नहीं करेगा, बजाय इसके यह उसे ह्यूमिलिएट करेगा और फाइनली उसे स्क्रीम कराएगा। अंग ग्राउंड पर लेटा होता है अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हुए, लेकिन होपलेस फील करता है। वो सोचता है कि यह अनफेयर है कि रीइंकारनेट होने के बाद भी उसे फिर से एक टीममेट को मरते हुए देखना पड़ रहा है। उसे हेट है कि वो है जिसे सेविंग की जरूरत है और वंडर करता है कि वो किसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्यों उसे अपने टीममेट्स को फिर से खोने से थ्रू जाना होगा, और क्यों वो इतना वीक फील करता है। अचानक वो एक ह्यूज ऑरा रिलीज करता है, ल्यू को डीमन की ग्रिप से फ्री ब्रेक करते हुए। प्रोटैगनिस्ट को इतनी क्विकली मूव करते हुए देखकर डीमन सरप्राइज्ड है। एंग मीनवाइल ल्यू पर प्राउड फील करता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम स्क्वाड लीडर के तौर पर अच्छा किया। इस पॉइंट से आगे वो चीजें हैंडल करेगा। वो फिर उसे जेंटली सेट डाउन करता है। अचानक डीमन एंग से एक फेमिलियर स्मेल पिकअप करता है और सोचता है कि उसके पीछे कोई सीक्रेट है। एंग खुद अपनी चेस्ट में एक स्ट्रॉन्ग पावर राइज होती हुई फील करता है, जैसे ये एक्सप्लोड होने वाली है। रेज के बर्स्ट में उसका कोर ब्लाइंडिंग लाइट के साथ शाइन करता है। डीमन वंडर करता है कि क्या यह किंग फिन कोर है। ल्यू प्रोटैगनिस्ट से रेज आती हुई देखती है और फेंटली उसे उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट जाते हुए नोटिस करती है। ऐसा लगता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अपना खुद का वन फिन अवेकन किया। मीनवाइल सीनियर्स दूसरे डीमन से फाइट कर रहे हैं। वो डीमन अपने जैसा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस करता है और गियोटांग उसे पंच करता है। फिर टाटा योशियू उसे किक करती है। उसकी बॉडी में एक बड़ा होल छोड़ते हुए एंग्री होकर डीमन ग्लो करना शुरू करता है, एयर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी होते हुए। वुमन सेंस करती है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है और जियांग से पूछती है कि वो क्या करने का प्लान बना रहा है। डीमन चिल्लाता है कि सभी ह्यूमंस मर जाएंगे, लेकिन तभी डिफेंस आर्टिलरी से स्पीयर जैसी ब्लास्ट इसे दूर शूट करती है। थैंकफुली ये डिफेंस आर्टिलरी थी जिसने मॉन्स्टर को इसके एक्सप्लोड होने से पहले टेक डाउन किया। जोएल अनगिनत नो फिंड डीमंस से फाइट ऑफ करते हुए हॉर्ड को क्लोज इन करते हुए देखता है और दूसरे दो सीनियर्स को अप्रोचिंग थ्रेट के बारे में वार्न करता है। टाटा योशियू प्रोटैगनिस्ट के ब्रूट कमांडर को बताती है कि उन्हें टाउन वापस जाना होगा। गियोटांग प्रोटैगनिस्ट और लियू के बारे में वरीड है, लेकिन टाटा योशियो बैटलफील्ड अबैंडन नहीं करना चाहती, उसे रिमाइंड करते हुए कि उनके वॉरियर्स के तौर पर ड्यूटीज हैं, सिर्फ कैप्टन्स के तौर पर नहीं। इसलिए इस हार्श डिसीजन को मेक करने के बाद वो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस हरी करते हैं। कहीं और वन फिन डीमन पूछता है कि एंग उनके इतना जैसा क्यों लगता है, फिर भी ह्यूमन भी दिखता है। ये प्रोटैगनिस्ट के ह्यूमन फिन्स से कंफ्यूज्ड है, जो इम्पॉसिबल होने चाहिए। अंग वंडर करता है कि क्या उसके रीइंकारनेशन ने उसे डीमन पावर्स दी है। फिर वो ल्यू पर हीलिंग पावर यूज करता है। प्रोटैगनिस्ट को एफर्टलेसली गर्ल को हील करते हुए देखकर डीमन शॉक्ड है और उससे पूछता है कि क्या वो वुड टाइप है, दाइप है, जबकि ये हीलिंग पावर लाइकली है क्योंकि उसने वन फिन वुड टाइप डीमन अब्सॉर्ब किया। अगर वो वन फिन वाटर टाइप डीमन को डिफीट और अब्सॉर्ब करता है तो उसे शायद वाटर पावर्स भी मिल सकती हैं। डीमन एंग की स्ट्रेंथ से स्टन्ड है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एंग अपने पीछे रूट्स अपीयर कराता है और कहता है कि वो डीमन की पावर अपने लिए लेना चाहता है। डीमन पैनिक करता है जब उसे रियलाइज होता है कि एंग ने वुड टाइप डीमन अब्सॉर्ब किया है। इस पैनिक को देखकर प्रोटैगनिस्ट ग्रेट प्लेजर लेता है क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में कभी डीमन को अफ्रेड एक्ट करते हुए नहीं देखा। वो क्लोजर स्टेप करता है और डीमन को बताता है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करे। उसकी पावर मेजर करना चाहते हुए
डीमन सीरियसली जानना चाहता है कि प्रोटैगोनिस्ट ह्यूमन है या डीमन। जैसे वो ये कहता है, बास्टर्ड प्रॉम्प्टली प्रोटैगोनिस्ट पे चार्ज करता है क्योंकि उसके पास वुड टाइप डीमंस की सारी एबिलिटीज हैं। वो वाइन जैसे टेंटिकल समन करता है जो डीमन को ग्रैब करते हैं। डीमन पेन में अपने हिडन मूव को भी यूज करने का डिसाइड करता है। ये एंग पर अपने वाटर विप स्विंग करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट डॉज कर जाता है। डीमन फिर से रश इन करता है, कहते हुए कि वो मर्सी नहीं दिखाएगा जैसे ये फाइट करता है। ये ब्रैक करता है कि एंग कभी रियल डीमन पावर नहीं समझेगा। ये स्ट्रॉन्ग किक डिलीवर करता है, प्रोटैगोनिस्ट को ट्रीज में क्रैश करने के लिए भेजते हुए। एंग एडमिट करता है कि वो डीमन की स्ट्रेंथ को फुली ग्रास्प नहीं करता, लेकिन अगर डीमन जानता कि वो कितनी फास्ट सीख सकता है तो उसे रियलाइज होता कि वो माइटीएस्ट वॉरियर है। वो जानता है कि उसे जीतने के लिए अडेप्ट करते रहना होगा। डीमन उसकी वुड टाइप हीलिंग के बारे में शॉक एक्सप्रेस करता है और एंग इमीडिएटली कैच ऑन करता है। वो फिर से अटैक करता है, डीमन को अपनी रूट्स में ट्रैप करते हुए। फिर उसका फेस ग्रैब करता है और कहता है कि वो इस फाइट से टायर्ड है। डीमन अपने अंदर कुछ स्ट्रेंज फील करता है। अपनी बॉडी बर्स्ट अपार्ट होने से ठीक पहले सिर्फ अपना फेस और वाटर क्रिस्टल पीछे छोड़ते हुए डीमन क्लेम करता है कि वो अपनी बॉडी डिसॉल्व कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एंग पॉइंट आउट करता है कि उसका कोर एस्केप नहीं कर सकता। एक ओवर कॉन्फिडेंट डीमन अभी भी डूम्ड है। एक बार उसका कोर चला जाए, वो डीमन का वाटर कोर पुल आउट करता है और इस लोली रंट को रिमाइंड करता है कि 7 फिन डीमन भी मरता है अगर उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके साथ प्रोटैगोनिस्ट वाटर कोर क्रश करता है और उसकी पावर लेने के लिए इसे ड्रिंक करता है। इसे चक डाउन करने के बाद वो नोट करता है कि डीमन एसेंस जो उसने अभी ड्रिंक किया उसका टेस्ट बैड नहीं है। उसके अंदर का डीमन उसे और डीमंस डिवॉर करने और ह्यूमंस किल करने के लिए अर्ज करता है। जैसे वो उस वॉइस को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो लियू की शील्ड पे भी स्विंग करता है उसे डिवॉर करने की अटेम्प्ट में। लेकिन इस बॉडी के अंदर रियल अंग अपने खुद के टीममेट को हर्ट करने की इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने अंदर के डीमन को बताता है कि स्टॉप करे। वो लियू को सेव करना चाहता है, किल नहीं। मेन गेट पर वॉरियर्स नो फिंड डीमंस से फाइट ऑफ करने में बिजी हैं। लान नोटिस करता है कि प्रोटैगोनिस्ट की ड्यूओ मिसिंग है, सुजू को प्रॉम्प्ट करते हुए ये कहने के लिए कि उसने रूमर्स सुनी हैं कि 2 वॉरियर्स स्नीक आउट हुए और 1 फिंड डीमन द्वारा टारगेट किए गए। लान शॉक्ड है ये सोचकर कि ये उनकी ड्यूओ हो सकती है, लेकिन सुजू उसे बताती है कि उनके पास अभी इसे कंफर्म करने का टाइम नहीं है और उन्हें डीमन हॉर्ड से लड़ते रहना होगा। दोनों सीनियर्स भी अराइव करते हैं और बैटल ज्वाइन करते हैं। जोएल उनके कोर्स के बारे में पूछता है और कैप्टन कहता है कि वो अभी भी फाइन है मिड फाइट। जोएल ग्लैड फील करता है ये रिपोर्ट करने के लिए कि क्योंकि उन्होंने पहले ही एक 1 फिनेड डीमन को टेक डाउन कर दिया। रेगुलर डीमंस कम कोऑर्डिनेटेड हैं, पैनिक्ड क्रीचर्स के ग्रुप की तरह एक्ट करते हुए, इसीलिए वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उन्हें स्केयर ऑफ करना और टाइम बाय करना चाहता है। दूसरे 2 सीनियर्स अग्री करते हैं। वो हाई स्पॉट से लीप करते हैं और अपने कोर्स के साथ ह्यूज ब्लास्ट रिलीज करते हैं। टाटा योशियो रिकॉल करती है कि ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपने कोर्स को इतना फार पुश किया है और गियाओ तांग विश करता है कि उसके फायर कोर में और स्टैमिना होती ताकि वो इस लेवल की पावर मेंटेन कर सके। जोएल कमेंट करता है कि एक्सप्लोसिव रेड कोर कितना डेंजरस हो सकता है, फिर ऊपर से डीमंस को स्लाइस करते हुए डाइव इन करता है। सू अमेज देखती है कि कैप्टन का अटैक कितना स्ट्रांग हो सकता है। लान सोचता है कि ये 1 फिन कोर की पावर होगी और खुद उस तरह की स्ट्रेंथ तक पहुंचने का ड्रीम देखता है। कुछ वाइल के बाद जोएल दूसरे 2 सीनियर्स को चेक करता है और वो कहते हैं कि वो फाइन होल्ड अप कर रहे हैं, उनकी प्लान वर्क कर रही है और डीमंस को पुश्ड बैक किया जा रहा है। अचानक जोएल कुछ अनयूजुअल सेंस करता है और अप्रोचिंग फिगर की तरफ पॉइंट करता है। ये एंग है अपनी आर्म्स में, टीम लीडर को कैरी करते हुए। टाटा योशियो वंडर करती है कि 1 फिन डीमन कहां गया। जोएल देखता है और कंसर्न्ड फील करता है। भले ही उन्होंने नो फिन डीमन की मोरल तोड़ दी है, एंग को उनके आसपास इतनी कैजुअली एक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे एक इंस्टेंट में अलाइव ईट कर सकते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल के साथ डीमंस एंग को अटैक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तीनों कैप्टन्स हेल्प के लिए जंप इन करते हैं। प्रोटैगोनिस्ट उन्हें नोटिस करता है और उन्हें टेरराइजिंग ग्लेयर देता है, उन्हें वापस टंबल कराते हुए। डीमंस फिर रन अवे करना शुरू कर देते हैं और वॉरियर्स चीयर करते हैं जैसे हॉर्ड रिट्रीट करती है। कुछ पूछते हैं कि डीमंस अचानक से क्यों भागे, गेस करते हुए कि वो शायद कैप्टन से स्केर्ड हैं। दूसरे अग्री करते हैं, कहते हुए कि डीमंस लाइकली पैनिक कर गए पावर की इतनी ह्यूज डिस्प्ले देखने के बाद। हर कोई अपने कैप्टन्स की प्रेज करता है ब्रेव और स्ट्रांग होने के लिए। हालांकि ग्योटंग वंडर करता है कि क्या ये रियली उसकी और उसके फेलो सीनियर्स की वजह से था। वो कंसिडर करने के लिए फोर्स होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने लाइकली पार्ट प्ले किया, जैसे एंग नॉर्मल में रिटर्न होता है। वो कैप्टन्स को अपनी तरफ हेड करते हुए नोटिस करता है। अपने माइंड में वो 8 फिंड डीमन का ड्रीम देखता है जो ब्रैग करने में हेल्प नहीं कर सकता कि कैसे एंग उसकी पावर्स पर रिलाई कर रहा था। जब बॉय पूछता है कि ये कौन है, डीमन कहता है कि वो पहले मिल चुके हैं। हालांकि ये 50 साल से ज्यादा पहले था, इसलिए एंग को याद नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये डीमन 8 फिंड डीमंस में से एक है और पूछता है कि कितने एग्जिस्ट करते हैं। रिस्पॉन्स में डीमन उसे अश्योर करता है कि उसके क्वेश्चंस टाइम में आंसर होंगे। क्रीचर फिर अचानक एंग के सामने अपीयर होता है
और खुद का इंट्रोडक्शन क्रिम्सन किंग फिन के तौर पे देता है। उनकी काइंड का स्ट्रॉन्गेस्ट वो बता सकता है कि प्रोटैगनिस्ट उससे अफ्रेड नहीं है, जो माइटीएस्ट वॉरियर के लिए सेंस बनाता है और बॉय की विल की प्रेज करता है उसके माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट करने के लिए। क्रिम्सन किंग फिर प्रॉमिस करता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। जब प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि डीमन ने उसकी बॉडी क्यों चूज की और उसकी ओल्ड बॉडी का क्या हुआ, दूसरा 8 फिन्ड डीमन एंग के पीछे से स्टेप आउट करता है और उसका फेस टच करता है, कहते हुए कि वो बाद में समझेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि एंग की बॉडी अब क्रिम्सन की पावर से बाउंड है और उन दोनों के साके के लिए बॉय को वर्क करना और लेवल अप करना होगा। टाइम के साथ वो दोनों परफेक्शन के और क्लोजर होंगे। एंग एंग्री हो जाता है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि ये डीमंस ह्यूमंस को लोली रन्स कंसिडर करते हैं। खड़े होते हुए वो डीमन को पंच करता है। रियलिटी में एंग अचानक से ड्रीम से स्नैप आउट करता है और आगे लंच करता है, ल्यू को उसकी शर्ट से ग्रैब करते हुए जैसे वो उसे पंच करने वाला है। वो फिर अपने सेंसेस में आता है जब वो अपनी आईज उसके माइटी वाइट मिल्कर्स पर ले करता है। ऑब्वियसली ल्यू उसे स्लैप करती है और दूसरे उसे पिन डाउन करते हैं, पूछते हुए कि उसने उस तरह बिहेव क्यों किया। उसी मोमेंट में ल्यू के फादर जून गोंग अराइव करते हैं और सबको बताते हैं कि अपने सेवियर के साथ एनिमी की तरह ट्रीट ना करें। दूसरे उन्हें मास्टर के तौर पर ग्रीट करते हैं जबकि ल्यू उन्हें फादर बुलाती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए जोल प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन करता है कि सुनोंग सिटू मार्शल फैमिली का हेड है। वो सरप्राइज्ड है कि एंग उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता, भले ही वो हीलोस 2 से है। ये सब प्रोटैगनिस्ट को सेंस बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसकी टीम लीडर के फादर हैं, तो ये आदमी जरूर उसकी केयर कर रहा होगा उसकी डॉटर को सेव करने के लिए। इसलिए वो शोन गोंग से ट्रबल कॉज करने के लिए अपोलोजाइज करता है। बिग चीज बजाय प्रोटैगनिस्ट को थैंक करता है अपनी डॉटर को सेव करने के लिए। सिट्यू फैमिली की बिहाफ पर बोलते हुए वो फिर तीनों कैप्टन्स को बताता है कि वो कुछ वाइल के लिए ट्रेनिंग एरिया में रह सकते हैं और मेंशन करता है कि उस रात डीमन हॉर्ड पर विक्ट्री के लिए सेलिब्रेशन होगा। तीनों कैप्टन्स किसी इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज करते हैं लेकिन जून गोंग लाफ करता है, कहते हुए कि उसने उन्हें ग्रो अप होते हुए देखा है और वो इस जगह को होम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो नोट करता है कि ल्यू नेचुरली स्टबर्न है, इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ने पर उसे चेक में रखना चाहिए। मर्सी दिखाए बिना कैप्टन सब कुछ हैंडल करने के लिए अग्री करता है और बाकी सबको भेज देता है, एंग और तीनों कैप्टन्स को छोड़कर।